अभय सुल्लू के साथ समय ना बिता पाने के कारण उदास था। वो अभी भी अपने घर नहीं पहुंचा था। उसने रास्ते से ही सुल्लू से बात करके ये कंफर्म किया कि उसकी दादी की तबीयत अब पहले से बेटर थी। सुल्लू भी अभय से बात करके अच्छा और बुरा दोनों फील कर रही थी। अच्छा इसलिए कि अभय ने एक अच्छे दोस्त की तरह इस वक्त उसका साथ देने की बात कही थी, और उसे बुरा इसलिए लग रहा था कि उसके कारण अभय की पूरी शाम खराब हो गई थी। अभय सच में इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट था। सुल्लू से कहीं ज्यादा बुरा अभय को लग रहा था इस मीटिंग के कैंसिल होने का, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था। लिहाजा अभय ने गाड़ी अपने घर की ओर मोड़ ली। घर पर गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो अंदर गया, घर के सभी लोग डिनर करके हॉल में बैठे थे, जैसा कि रोज वे लोग बैठा करते थे। अभय को देखकर विशाल जी ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाई चुन्नू इतनी जल्दी आ गए, हमें तो लगा था कल सुबह ही तुमसे बात हो पाएगी। वैसे कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? जवाब अंशु ने दिया, अरे पापा आज तो भैया की मीटिंग बड़ी जोरदार रही होगी। कैसी रही है पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भैया? अभय केवल मुस्कुरा रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब नीलम जी बोली, क्या तुम लोग भी उसे आकर बैठने तो दो। हाँ बेटा तू बैठ, मैं सबके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। अभय ने हाँ में सिर हिलाया और सोफे पर जाकर सबके साथ बैठ गया। विशाल जी अभय को गौर से देख रहे थे। शाम को अभय की आंखों में जो चमक दिख रही थी वो इस समय गायब थी, बल्कि इस समय तो उसकी आंखें बहुत बुझी बुझी सी दिख रही थी। अंशु भी इस बात को समझ पा रहा था कि अभय किसी बात से उदास है। वो सोच रहा था कहीं सुल्लू जी ने भाई से कुछ कहा तो नहीं, या कहीं सचमुच उनका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। निशी इस समय अपने कॉलेज का कोई किस्सा सुना रही थी। जब उसकी बात खत्म हुई तो सभी लोग जोर से हंस दिए। अभय भी उन सभी के साथ हंसने लगा, हालांकि उसने निशी की बात का एक शब्द भी नहीं सुना था। कॉफी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अभय भी अपने रूम में आ गया था। उसने बेड पर लेटकर अपना मोबाइल चेक किया। एक मैसेज नोटिफिकेशन था। मैसेज सुल्लू का था। उसने तुरंत मैसेज ओपन किया और पढ़ा, अभय जी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इस तरह बुलाकर मैं नहीं आ पाई, मगर फिर भी आपने बुरा नहीं माना, बल्कि आप मेरी दादी के लिए चिंता कर रहे थे। दैट्स सो नाइस ऑफ यू अभय जी। चलिए जल्दी ही फिर से एक मीटिंग प्लान करते हैं, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मीटिंग कैंसिल ना हो। इसके साथ उसने एक स्माइली वाली इमोजी टाइप की थी। अभय ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई टाइप किया, सुल्लू जी, शायद हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि वी आर फ्रेंड्स, और हमारे बीच नो सॉरी नो थैंक यू वाला रूल फॉलो किया जाएगा। तो प्लीज आपको सॉरी या थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती तो नहीं थी, बल्कि ये तो अच्छा ही हुआ कि उस वक्त आप घर पर थी जब आपके परिवार को आपकी जरूरत थी। आप ज्यादा मत सोचिए। इसके साथ अभय ने स्माइली टाइप की और सेंड कर दी। अगली सुबह सुल्लू थोड़ा लेट उठी क्योंकि आज उसे फैशन हाउस नहीं जाना था। हालांकि वो अपना रूटीन मिस कर रही थी। जब से उसने फैशन हाउस ज्वाइन किया था तब से उसने कभी छुट्टी नहीं ली थी। उसके एक्सीडेंट के समय भी जब वो घर पर रही थी तब भी वो घर से ही अपने सारे काम कंप्लीट कर रही थी, मगर आज यूं इस तरह बिना किसी रीजन के घर पर रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने नाश्ता बनाने में अपनी मम्मी की हेल्प की। उसके बाद सभी के साथ नाश्ता किया। कुछ देर उसने अपने पापा के साथ बातें की। कुछ समय दादी के साथ बिताया, मगर फिर भी अभी आधे से ज्यादा दिन बाकी था। सुल्लू सोचने लगी कि अब वो क्या करेगी। अनु और नीलू भी शहर में नहीं है कि उनके साथ समय बिता सके। एक बार तो उसके मन में आया कि उसे फैशन हाउस चले जाना चाहिए, मगर फिर वो रुक गई। अगर सुल्लू फैशन हाउस को मिस कर रही थी तो फैशन हाउस में भी सुल्लू को सभी लोग याद कर रहे थे, स्पेशली राज और स्नेहा। हालांकि इन दोनों के याद करने का रीजन अलग अलग था। जहां राज सुल्लू को सच में बहुत मिस कर रहा था,
वहीं स्नेहा सोच रही थी कि इस सुल्लू के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है? आखिर सुल्लू करना क्या चाहती है? स्नेहा के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। स्नेहा जितना सोच रही थी उससे उसे एक बात समझ में आ रही थी कि जब से राज सुल्लू के साथ काम करने लगा है तब से सुल्लू के बिहेवियर में चेंज आया है। सुल्लू के बदले हुए व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं राज का ही हाथ है। जरूर राज ने ही सुल्लू से ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से सुल्लू इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। कुछ सोचकर स्नेहा ने राज को अपने केबिन में बुलाया। राज स्नेहा के सामने बैठा था। स्नेहा ने उससे पूछा, तो राज, कैसा लग रहा है तुम्हें सीईओ बनकर? राज इस प्रश्न के पीछे छिपे व्यंग को समझ पा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि स्नेहा उसे कभी भी ये पोस्ट नहीं देना चाहती थी। उसे ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सुल्लू की वजह से मिली थी और उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल स्नेहा उससे इस बात का बदला जरूर लेगी। स्नेहा उन लोगों में से नहीं थी जो इतनी आसानी से कोई भी बात भूल जाए। राज इन सब बातों के लिए पहले से तैयार था। उसने कहा, मैम, मैं तो बहुत खुश हूं। आखिर पोस्ट और पार मिलना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि मैं अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी एफिशिएंसी से निभाऊंगा। स्नेहा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, राज, तुम्हें इस पोस्ट को और इस पार को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तुम वही करो जो आज तक करते आए हो। ये सारे काम मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ और मैं ही करूंगी। तो ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल नाम के लिए ही इस पोस्ट पर रहोगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाकी फैशन हाउस के किसी भी काम में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे वो बात बताओ जो जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राज ने कहा, जी मैम, पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? स्नेहा बोली, मुझे तुमसे सुल्लू के बदले हुए व्यवहार के बारे में जानना है। आखिर सुल्लू आजकल इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? क्या तुमने उससे कुछ कहा है? या फिर साफ शब्दों में कहूं तो क्या तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है? अगर ऐसा है तो मुझे साफ साफ बताओ।